गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से मध्यकालीन इतिहास पर एक नई क्लास लेकर आया हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था प्रांतीय राजवंशों का। उसी में हम लोगों ने कुछ बंगाल को लेके और बंगाल को पढ़ा था और एक दो राज्यों को लेके हम लोगों ने चर्चाएं की थी। मुझे थोड़ा याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो को बना के। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली कश्मीर और राजपूताना राज्यों को लेके चलेंगे। कश्मीर और राजपूताना, मैंने कहा था दो प्रांतों को लेके चलेंगे, तो थोड़ा सा बोरिंग में नहीं लगेगा और कवर भी होता चलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास में प्रांतीय राजवंश में। आज हम लोग कश्मीर और राजपूताना राज्य के बारे में, इनके हिस्ट्री से लेके किस तरह वो किस मुगलों में मर्ज होते हैं, उन सब पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पोर्शन उस प्रांत का हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उनमें जो वंश आते जाएंगे उनको भी देखते जाएंगे एक के बाद एक, थोड़ा सा सीरियल वाइज। तो स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कश्मीर, सबसे पहले प्रांतीय राजवंश में कश्मीर का क्या इतिहास रहा। तो देखा जाए तो शुरुआत में काफ़ी ये हर आक्रमण से बचा भी रहा, लेकिन धीरे धीरे इसमें कई राजवंश आते रहे और कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है। जैसे जैनुल आब्दीन है। जैनुल आब्दीन एक राजा रहा जिसे कश्मीर का अकबर कहा गया, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा गया। उसके पहले सिकंदर आया जिसने बहुत ही अत्याचारपूर्ण नीति अपनाई। इन्हीं सब पॉइंट्स पर हम लोग सिकंदर और जैनुल आब्दीन पर इस पर थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे, बाकी तो हम लोग समरी के तौर पर देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कश्मीर पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्सा कौन सा है ये तो आप सभी को जानते हैं, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हम लोग लेंगे लगभग खिलजी वंश के स्टार्टिंग, थोड़े से उसके पहले से 1286 में। ओके, अमूमन मैंने तुगलक वंश से स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले से ले लेते हैं। 1286 में कश्मीर स्वतंत्र राज्य है एक, और यहाँ पर एक हिंदू राजवंश की शुरुआत हुई है। हिंदू राजवंश शासन करता है जिसका नाम है सिंहदेव। राजा का नाम है सिंहदेव। इसने एक हिंदू राजवंश की नींव डाली है। ओके, अब इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र बैठता है सुहादेव। सुहादेव बैठता है इसकी मृत्यु के बाद। लेकिन सुहादेव जब 1390 और 20 के आसपास यहाँ पे मंगोल आक्रमण हो जाते हैं, सुहादेव के टाइम पे मंगोल आक्रमण हो जाते हैं, तो सुहादेव भाग जाता है। सुहादेव ये भाग जाता है मंगोल आक्रमण से। उसके बाद क्या होता है, इन सुहादेव के शासनकाल में एक कैरेक्टर आया होता है रिंचन काफ़ी कहा जाए सैनिक गतिविधियों में काफ़ी अग्रसर होता है, और सुहादेव का भी खास होता है, मतलब बिल्कुल मिला के सेनापति की भूमिका में होता है। तो रिंचन ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया। जब मंगोल आक्रमण खत्म हो गया तो इसने सत्ता पे खुद बैठ गया। 1320 के आसपास, 1320 से 23 तक ये सत्ता बैठा रहा और एक अच्छे राजा की भूमिका निभा रहा था। लेकिन इसी में 1323 में सुहादेव का चचेरा भाई आ जाता है उदयनदेव। समर्थन इसको मिला होता क्योंकि ये राजवंश का कैरेक्टर है, तो जनता समर्थन इसको मिलता है, विद्रोह होता है, रिंचन की हत्या हो जाती है और ये सत्ता बैठ जाता है, और 1329 से 29 तक सत्ता में बैठा रहता है। लेकिन यहाँ रिंचन में एक काम हुई, रिंचन के कार्यकाल में एक कार्य होता है कि इसने एक कैरेक्टर को वजीर बनाया होता है, शाहमीर। नाम याद रखिएगा, मूल नाम है शाह मिर्जा, लेकिन हम लोग शाहमीर नाम याद रखेंगे। इसको बनाया होता है वजीर। तो 3 साल तक ये कुर्सी पर बना रहता है। सत्ता का थोड़ा सा इंटरेस्ट तो जाग ही जाता है। वही काम होता है बहलोद के साथ जो होता है कि एक बार जब आप सत्ता में आ जाते हैं ना, तो चश्मा का चस्का लग जाता है, उसके बाद आप पूरी सत्ता लेना चाहते हैं। यही शाहमीर के साथ हुआ। वजीर के पद पे था, लेकिन जब रिंचन हट गया तो उदयन ने तो इसको टर्मिनेट कर दिया। अब यहीं पे जो 6 साल का टाइम पीरियड रहा, इसी में आपसी संघर्ष, सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। किसके बीच? शाहमीर वर्सेस उदयनदेव के बीच में, उदयनदेव के बीच में। लेकिन फिर वही शाहमीर के बीच में
और हुआ यही कि 1329 के आसपास मंगोल ने फिर से आक्रमण किया। अभी यहाँ पे मंगोल आक्रमण किया था तो ये भागा था, अब मंगोल ने फिर आक्रमण किया तो फिर वही कहानी लिखी गई, उदयन देव भाग गया इस बार। लेकिन शाह मीर जो उस समय से वजीर बना हुआ था, इसने वीरता का परिचय देते हुए मंगोलों का सामना किया और मंगोलों को परास्त कर दिया। ठीक, अब जनता की नज़र में इसकी इज्जत बढ़ गई, शाह मीर की इज्जत बढ़ गई। इन्होंने कहा अब नहीं, अब तुम ही सत्ता संभालो। जनता ने इसको सत्ता पे बैठा दिया और एक नए वंश की शुरुआत हो रही कश्मीर में, शाहमीर वंश। कश्मीर में एक नए वंश की शुरुआत हुई है, शाहमीर वंश, जब ये सत्ता में बैठ गया आके। ठीक है, अब यहाँ सत्ता में टाइम पीरियड है 1329 के आसपास, 1329 के आसपास पीरियड। थोड़ा धीरे के पूरा सीरियल वाइज चलेंगे, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेके कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पे नहीं चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को कवर करेंगे, बाकी सब समरी तौर पे देखेंगे। 1329 के आसपास शाहमीर वंश, अब ये शमशुद्दीन के नाम की उपाधि से गद्दी पर बैठता है। नाम वास्तविक नाम मैं बता चुका हूँ, इसका नाम वास्तविक नाम होता है शाह मिर्जा, इसका वास्तविक नाम है शाह मिर्जा। एक अच्छे शासक की भूमिका निभाता है, निष्पक्ष न्यायप्रिय शासक निभाता है। लेकिन एक खास बात है कि ये कश्मीर में फर्स्ट मुस्लिम शासक है, कश्मीर में फर्स्ट मुस्लिम शासक शाह मिर्जा था। ठीक है, जिसने शाहमीर वंश की स्थापना की थी, फर्स्ट मुस्लिम शासक। एक तो टाइम पीरियड इसका कुछ खास नहीं रहा, 1329 टू 42 तक रहा, 42 तक इसका टाइम पीरियड रहा, लगभग 13 साल के आसपास। तो उस टाइम पीरियड में इसने कहा जाए एक अच्छा निष्पक्ष न्यायप्रिय और उदारवादी शासक की भूमिका कर गए। इतना कुछ खास इन्होंने क्रियाकलाप किया नहीं। इसके बाद लगभग 46 ईयर्स तक एक के बाद एक राजा आते गए और कोई खास टाइम कुछ खास कार्य नहीं हुआ। कौन आए? शाहमीर के बाद, इसके बाद आया था जमशेद, उसके बाद अलाउद्दीन, उसके बाद अलाउद्दीन के बाद आया था सिहाबुद्दीन, और इसके बाद आया था कुतुबुद्दीन। अब जब कुतुबुद्दीन के बाद एक राजा आता है, ऑलमोस्ट ये टाइम पीरियड रहा 1389 के आसपास। ठीक है, कुतुबुद्दीन के बाद, कुतुबुद्दीन नाम ही था ना, हाँ कुतुबुद्दीन नाम था। कुतुबुद्दीन के बाद जो नया शासक आता है सिकंदर, 1329 में कुतुबुद्दीन का पुत्र बनता है, सिकंदर शासक बनता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ये बनता 1349 से 1413 तक। देखिए टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ? 1398 तैमूर का अटैक हुआ है। इसके टाइम पे तैमूर ने भारत पे अटैक किया था, लेकिन सिकंदर की कूटनीति के कारण, कूटनीति और दूरदर्शिता कारण इसने कश्मीर को सेव कर लिया। कश्मीर पे अटैक नहीं हुआ, इसने कश्मीर को सेव किया। इसीलिए इसका थोड़ा सा वीरता का परिचय माना जाता है। इसने अपनी कूटनीति का कश्मीर को सेव किया, तैमूर ने कश्मीर पर अटैक नहीं किया। अब देखते हैं सिकंदर, इसको इसलिए तो कम याद किया था, जो इसकी नीतियां थी, ये एक कट्टर मुसलमान व्यक्ति था और बहुत ही बड़ा धर्मांध व्यक्ति था। मुस्लिम धर्म के पीछे बिल्कुल अंधा था। ठीक है, इसके टाइम पर इसका एक कहा जाए प्रधानमंत्री भी था और एक परामर्शदाता, मुख्य परामर्शदाता था। क्या नाम था उसका? सुहा भट्ट। ये था तो ब्राह्मण, जस्ट ए मिनट, था तो ये ब्राह्मण सुहा भट्ट, लेकिन इसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम स्वीकार कर लिया था। और जब इसने इस्लाम स्वीकार किया था तो ये हिंदू धर्म का स्वीकार कर लिया था, हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी हो गया, हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी हो गया सुहा भट्ट। अब इसी के परामर्श पे, सुहा भट्ट के परामर्श पे सिकंदर ने कश्मीर के हिंदुओं के प्रति एक नीति अपनाई थी। पहली तो बात, इसी सुहा भट्ट के ही परामर्श पे उसने हिंदुओं के प्रति, कश्मीर के हिंदुओं के प्रति क्या नीति अपनाई थी? हिंदुओं को 3 ऑप्शन दिए थे, या तो वो इस्लाम स्वीकार कर लें, या निर्वासन कर दें, मतलब कश्मीर छोड़कर चले जाएं, या फिर आप मृत्यु प्राप्त कर लें। ठीक, मृत्यु।
कहा जाता है कि सुहा भट्ट के ही परामर्श पे इसने हिंदुओं के प्रति ऐसी नीति अपनाए थे कि हिंदुओं, कश्मीर के जितने हिंदू थे उनको ये 3 ऑप्शन दिए थे, या तो इस्लाम स्वीकार कर लें, या कश्मीर छोड़ के चले जाएं, या आपको मार दिया जाएगा। और इसने क्या किया था, हिंदुओं पे 2 कर लगा दिए थे, अंत्योष्ठी कर और जजिया कर। ठीक है, जजिया का धार्मिकता के आधार पर, अंत्योष्ठी का अंतिम संस्कार के आधार पर। ओके, इसने माथे पर तिलक लगाने, चंदन का तिलक लगाने का प्रतिबंध लगा दिया था। चंदन का तिलक लगाना प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और क्या किया था, इसने मंदिरों को बहुत तोड़ा था, इसीलिए इसे बुत शिकन भी कहा जाता है। बुत शिकन पूछा एग्जाम में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। बुत शिकन किसे कहा जाता है, मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला, ये। ओके, बुत शिकन। अब देखिए, इसने मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन इसमें जिसमें इसके मार्तंड मंदिर है, कई मंदिर हैं, देखिए नाम याद आता है, मार्तंड मंदिर। ओके, अवंतीपुर का मंदिर, जो मुख्य उसने तोड़े थे, अवंतीपुर का मंदिर। और कौन से थे, त्रिपुरेश्वर का मंदिर, सुरेश्वर का मंदिर, और एक चक्रधर का मंदिर। ये कुछ नाम याद आ गए तो बता दें, लेकिन इसमें देखो, इसके बारे में 2 क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, एक बुत शिकन वाला और ये मार्तंड मंदिर किसने तोड़ा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मार्तंड मंदिर किसने तोड़ा था। ओके, तो बुत शिकन और मार्तंड। अब देखिए, एक और खास बात इसके बारे में और याद आती है कि जब तैमूर ने अटैक किया था तो जितने भी मुस्लिम थे, हजारों मुस्लिमों को इसने कश्मीर में शरण दी थी। ठीक है, क्योंकि कश्मीर पे तैमूर ने अटैक नहीं किया था, तो इसीलिए जितने भी विस्थापित मुसलमान थे उसने इसको कश्मीर में शरण दी थी। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो नया शासक आएगा, इसके बाद जो सेकंड शासक होगा, वो होगा जैनुल आबदीन। जस्ट अपोजिट, इसी की जितनी पॉलिसीज़ हैं हिंदुओं के प्रति, ठीक है, मुसलमानों के प्रति, हिंदुओं के प्रति, ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जस्ट अपोजिट जैनुल आबदीन की पॉलिसी होंगी। ये मंदिर तोड़वा रहा है, वो मंदिर बनवाएगा। ये हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाएगा, वो कहेगा जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं उनको जौन सा धर्म करना है वो कर लीजिए। ठीक है, और ये जो कर हैं ये सब हटवा देगा। अभी हम जैनुल आबदीन के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए उसे जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इसी उदारवादी नीतियों के लिए। ओके, तो इतना सिकंदर के बारे में पेट क्वेश्चन कुछ होते हैं, जैसे मैंने बताया ये बुत शिकन वाला पॉइंट होता है, और मातन मंदिर किसने तोड़ा। बाकी तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हैं, तैमूर ने इसको बचा लिया था, तैमूर के टाइम कश्मीर को इसने बचा लिया। तो इस तरह हम लोगों ने सिंहदेव, सुहादेव और रिंचन के बारे में थोड़ा सा देखा। शाहमीर वंश स्टार्ट किसने किया, मुस्लिम कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था, ये देखा। इसके बाद सिकंदर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट आउट देखा। अब देखिए 1413 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1430 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका पुत्र बैठता है 1413 में, इसका नाम था मीर खान, पुत्र का नाम था मीर खान, जो अली शाह की उपाधि से सत्ता में गद्दी पर बैठता है और लगभग 1420 तक सत्ता में बैठा रहता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र जैनुल आबदीन सत्ता में बैठता है। उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि उसकी एक मूल्यवर्धन पॉलिसी थी, मतलब बाजार नियंत्रण पद्धति थी उसके बारे में लोग थोड़ा सा शॉर्टली बस ब्रीफली देखेंगे। कश्मीर का अकबर उसे क्यों कहा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखने की कोशिश करेंगे। तो इतना पर्याप्त है। हम लोगों ने थोड़ी सी स्टार्टिंग पोर्शन देखा, फिर शाहमीर वंश पर स्टार्ट करते हुए शाहमीर वंश में शाह मिर्जा से स्टार्ट करते हुए सिकंदर देखा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग जैनुल आबदीन के साथ साथ कश्मीर का अंतिम इतिहास देखेंगे और किस तरह वो मुगल साम्राज्य में मर्ज होता है उस पर भी देखते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अली शाह तक पढ़ने के बाद अब हम लोग जैनुल आबदीन के बारे में देखते हैं। कश्मीर का सबसे महानतम मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक जैनुल आबदीन कहा जाता है। ठीक है, जैनुल आबदीन। ओके, जैनुल आबदीन टाइम पीरियड रहा 1420 से 1470 तक, लगभग 50 ईयर्स, पूरी 50 कर ली थी, 40 ईयर्स तक, 50 सालों तक इसने शासन किया था।
अब देखिए इसकी दो उपाधियां हैं, कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी। तो कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही उदारवादी टाइप का कहा जाए शासक रहा, और सिकंदर जो इसके पहले सिकंदर शासक रहा उसके जस्ट अपोजिट ये शासक रहा। क्यों? क्योंकि इसने देखिए मंदिरों को बनवाया, ठीक है, वो मंदिरों को तोड़ता था, ये मंदिरों को इसने बनवाया था, ठीक है, और ब्राह्मणों को या हिंदुओं को अपने यहाँ शरण दी थी, ब्राह्मणों व हिंदुओं को अपने यहाँ शरण दी थी, ठीक। जजिया कर और अंत्योष्टि कर इसने समाप्त कर दिया था, अंत्योष्टि कर इसने समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक था जैनुल आबदीन, जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक जैनुल आबदीन था। और इसने जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम स्वीकार कर लिया था उनको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी कि आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह का एक उदारवादी नीति था, और इसी प्रकार की उदारवादी नीतियों के कारण इसने इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगा दिया था इसने। इस तरह कुछ उदारवादी कार्य समाज के हित में किए थे, इसी कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया था। ओके, अब कश्मीर का इसको कहा जाए अलाउद्दीन खिलजी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए कश्मीर में तात्कालिक रूप से सिर्फ एक ही फसल होती थी और एक ही मौसम में होती थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वहाँ बर्फ गिरने लगती थी, तो सर्दियों के मौसम में जीविकोपार्जन के कोई साधन नहीं बचते थे। तो उसने सर्दियों के मौसम में जीविकोपार्जन के लिए क्या किया, नए नए तरीके अपनाए, जिसमें दस्तकारी है ना, और पत्थर तराशना, शॉल बनाना और कोई क्या काम थे, आतिशबाजी की कला विकसित करना, इस तरह के कार्य उसने अपने राज्यों में सिखाए लोगों को, जिसके कारण जीविकोपार्जन के नए नए तरीके उत्पन्न होने लगे, जीविका के नए नए तरीकों पर उत्पन्न होने लगे। जो शाल बनाने की कला थी ये उसने तिब्बतियों से सिखाई थी, सीखी थी अपने राज्य में, तिब्बतियों द्वारा शाल बनाने की कला कश्मीर में लोगों को सिखवाई गई थी। ओके, और इसने क्या किया, जो देखिए मूल नियंत्रण के लिए उसने एक इंपॉर्टेंट किया है, अलाउद्दीन खिलजी की तरह मूल नियंत्रण की पद्धति के नई पद्धति का सर्जन किया, जिसमें कहा गया कि जितने भी खाद्यान्न वाली चीज़ें हैं उसका जो मूल निर्धारित होगा वह शासन के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। जो खाद्यान्न की वसूली है, खाद्यान्न की जो मूल्य है वो तो शासक द्वारा या शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और जो अन्य इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं उसका भी मूल्य निर्धारित किया जाएगा, मूल्य निर्धारित होगा, मिनिमम मूल्य निर्धारित होगा कि इससे कम पर तो बेच नहीं सकते, और मैक्सिमम मूल्य निर्धारित होगा, लेकिन एक लिमिट के एक रेशियो तैयार कर दिया कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते और इससे नीचे भी नहीं बेच सकते, मतलब गरीबी भी ना आए और पूरा इतना भी ना हो कि मार्केट में उसकी सप्लाई बंद हो जाए। तो इस आधार पर उसने मूल्य निर्धारित करने के लिए, और ये कहा गया कि सभी वस्तुओं के जो अब अन्न में सब कुछ नहीं था, अन्य जो जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं उन्हीं के लिए था, ये नहीं हर चीज़ की वस्तुएं नहीं, एक खाद्यान्न चीज़ें और जो जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं, सबके लिए नहीं, सब चीज़ों के नहीं कि स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी भी चीज़ें इसमें मर्ज कर दी जाए, ऐसा नहीं। अब देखिए इन दोनों के लिए मूल्य निर्धारित तो गवर्नमेंट शासन के हाथ में था। अब इनके जो मूल्य निर्धारित होते थे तो वो एक ताम्रपत्र में लिखे बाजार में सबके सामने प्रदर्शित किया जाता था, इसी मूल्य पर ये चीज़ बिकेगी, अन्यथा आप ना परचेज करें। तो इस तरह उसने मूल्य नियंत्रण की पद्धति को जन्म दिया, इसीलिए इस कारण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों कार्य इसके इंपॉर्टेंट रहे। और जो एक्सटर्म देखिए तो ये देखिए सिर्फ एक अच्छा शासक के साथ एक विद्वान और कला प्रेमी भी शासक रहा, जिसने कई नगर भी बसाए। नगर में देखिए जैसे जैनपुर, अपने नाम पे जैनपुर, जैनकोट, ठीक है, जैनगिरी, और क्या था, एक नौशहर था शायद, नौशाहर, जिसे शायद कोई रहता है विचार नगर भी लिख देते हैं, विचार नगर भी लिख देते हैं,
ओके, ये सब शहर इस नगर इसने बसवाए थे। और ये देखिए एक कुतुब नाम से कविताएं भी लिखा करता था। कुतुब नाम, देखिए ज़्यादातर मैं फैक्चुअल लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव ना लेकर के सिर्फ फैक्चुअल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को लेके चलेंगे। कुतुब नाम से ये कविताएं भी लिखता था। जब राइटिंग की बात आ गई तो और थोड़ा सा और मान ले लेते हैं। इसके टाइम पे एक राइटर भी थे, यदु भट्ट राइटर थे, जिसने क्या लिखा था, एक जैन प्रकाश नाम की एक रचना लिखी थी। इसमें क्या किया गया, जैनुल आबदीन की बायोग्राफी है। ओके, और यदु भट्ट हो गए, एक भट्टावतार भी थे इसके टाइम पे राइटर थे, भट्टावतार, जिन्होंने लिखे जैन विलास लिखी है। ये क्या है, इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णन है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास और कहाँ वर्णन है, राजतरंगड़ी, कल्हड़ की राजतरंगड़ी में भी कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर जैन विलास में भी कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है और जैन प्रकाश में जैनुल आबदीन की बायोग्राफी है। ओके, और क्या होगा, अब देखिए इसका, ठीक है, जीवन पे हम लोग 50 सालों तक इसने काफ़ी उदारवादी कार्य किए। लेकिन इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था अधम खान और दूसरे का नाम था हाजी खान। दोनों ही पुत्र एक नंबर के नालायक टाइप के बच्चे थे, पिताजी की बात नहीं मानते थे। तो इस आधार पे ये कहा जाए वृद्ध अपने अंतिम समय में काफ़ी बच्चों के संताप की स्थिति रही। तो इसी दुख को उसने व्यक्त करते हुए भी एक किताब लिखी जिसका नाम था शिकायतनामा, जिसने अपने वृद्धावस्था में अपने संताप की स्थिति को उसने एक्सप्लेन किया है शिकायतनामा में। ओके, तो जैनुल आबदीन के 2 पुत्र थे, अधम खान और हाजी खान। दोनों ही बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति थे, शासन की बागडोर संभालने लायक नहीं थे। इसीलिए अधम खान को उसने अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था, राज्य से निष्कासित कर दिया था, और हाजी खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके 1470 में इसकी हो जाती है मृत्यु। तो इसके बाद जब हाजी खान बैठता तो वो पहले से नालायक होता है, मैं पहले बता चुके हूँ, जब पिता ही जानता था नालायक लड़का है हमारा। तो उसके बाद 1470 से लेके 1472 तक, ठीक है, 1472 तक इसने शासन किया। और जानते भोग विलास में उन्होंने का शराब ज़्यादा पीता था, जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कुछ खास नहीं है, बस एक के बाद एक राजा आते रहते हैं, आप देखते जाइए बस नाम। इसके बाद 1472, ओके, जस्ट ए मिनट, कुछ भूल गया हूँ मैं। 1472 एक सीरियल बिगड़ रहा है, हाजी खान हो गया 1472, ओके, चलिए ठीक है। 1472 के बाद आता है हसन शाह, ओके, अगर कुछ गलत हो तो बता दीजिएगा मुझे। हसन शाह 1472 से लेके 84 तक ये शासन करता है। थोड़ा सा स्थिरता जीवन इसके शासनकाल में आई, लेकिन 84 से फिर वही स्थिति शुरू हो गई। 1484 से मोहम्मद शाह आता है, मोहम्मद शाह नहीं, ये इस शामीर वंश का है मोहम्मद शाह, लेकिन ये लगभग टाइम चलता है 1528 तक। मोहम्मद शाह, इसका भी नाम मोहम्मद शाह ही होता है, देखिए मोहम्मद शाह तृतीय होता है। कई राजा इस टाइम पे आए हुए होते हैं, और इस टाइम के जो राजा होते हैं इस टाइम पे के लगभग 16 दूनी 32 और लगभग 44 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइप के शासनकाल में जितने भी शासक हैं उन्होंने अपने भोग विलास में अपने ही हित में सारा शासन किया। जितना भी गवर्नमेंट का बजट होता था वो अपने ही ऊपर खर्च कर लेते थे। इसीलिए इस टाइम के लगभग 44 ईयर्स का जो टाइम पीरियड रहा, इसे राजनीतिक डाकुओं का युग कहा जाता है, राजनीतिक डाकुओं का युग कहा गया, ठीक है। 1484 से 1528 तक राजनीतिक डाकुओं का टाइम पीरियड कहा गया। अब देखिए यहाँ के बाद लगभग कुछ फिर स्थिरता आना फिर शुरू हुई। जैसे यहाँ हसन शाह के टाइम पे स्थिरता आई थी, फिर लगभग स्थिरता आना शुरू हुई, और 1440 के बाद 1540 में अब देखिए क्या होता है, एक मिर्ज़ा हैदर होता है। मिर्ज़ा हैदर कौन होता है, ये मुगल होता है, और बाबर का होता है रिश्तेदार। ये कश्मीर पर अटैक करता है, ठीक, कश्मीर पर अटैक करता है और अपने कंट्रोल में ले लेता है, सत्ता इसके हाथ में आ जाती है। कहने को ये बाबर का संबंधी हो, बाबर के अधीन है, लेकिन वास्तव में ये स्वतंत्र शासक होता है।
कहने को सिर्फ लिखा पढ़ी में ही बाबर का संबंधी है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र शासक होता है। और इसी के स्वतंत्र शासक, इसी के विरोध में 1551 में कश्मीर के अमीर विद्रोह कर देते हैं। कश्मीर के अमीर विद्रोह कर देते हैं और इसको सत्ता से हटा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अमीरों में खुद राजा बनने की स्थिति में संघर्ष शुरू हो जाता है, और ये संघर्ष चलता है 5 सालों तक, 1555। यहाँ पर इसी संघर्ष का फायदा उठाता है मलिक दौलत चक। मलिक दौलत चक इसका फायदा उठाता है और खुद शासक बनके एक चक वंश की नींव डालता है। इसके बारे में कुछ खास पढ़ने वाला नहीं है। लगभग 30 सालों तक चक वंश का शासन चलता है और 1586 में कश्मीर का इतिहास क्लोज होने वाला है, जब अकबर के टाइम पीरियड मुगल अकबर ने कश्मीर को अपने मुगल साम्राज्य में मर्ज कर लेता है 1586 में। ठीक है, ये कश्मीर का इतिहास है। हम लोग काफ़ी फैक्चुअली गए हैं, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड हिट टू हिट हम लोगों ने जो शासक है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हीं पर चर्चा की। कोई खास नहीं किया, ना चक वंश के बारे में कोई पूछता भी नहीं जाता है और ना ही कभी बताया भी जाता है। वो तो एक मैं सीरियल वाइज चल रहा था तो मैं चक वंश को कवर करने की कोशिश की। ठीक, यहाँ पे हसन शाह डाकुओं का युग, ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जैन, देखिए कश्मीर के इतिहास के पढ़ने वाले सिर्फ 2 ही राजा हैं, एक सिकंदर और एक जैनुलाब्दीन, सिर्फ 2 ही पढ़ने वाले हैं। वो तो सीरियल वाइज सब आते गए तो मैं आपको बताता गया। ओके, तो यहाँ पे कश्मीर का इतिहास समाप्त होता है। अभी भी यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो कश्मीर के इतिहास के बारे में तो हम लोग अभी और कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी हम लोग और कवर कोशिश करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ इतना ही है, सिर्फ मैंने एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में इतना बता दिया, राइट। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। कश्मीर का इतिहास पढ़ने के बाद, जैनुल आबदीन सिकंदर के पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट जो राजपूती वंश है, राजपूताना। इंपॉर्टेंट है, राजपूताना के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की स्लाइड खत्म करते हुए नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग राजपूताना के बारे में, राजपूताना वंश प्रांत कौन सा था, उसमें कौन कौन से राज थे, उन सब पर चर्चा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं। कश्मीर के इतिहास के पढ़ने के बाद अब हम लोग राजपूताना राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो राजपूताना राज्य के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या था। राजपूताना सिर्फ ये तो एक कहा जाए सरनेम है या फिर कहा जाए एक निक नेम है राजपूताना। इसका ओरिजिनल नेम राजस्थान है। तो उत्तर भारत में राजपूतों का काफ़ी मजबूत कहा जाए एक डोमिनेट स्टेट रहा उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में राजपूतों ने जिस राज्यों पर अपना अधिकार स्वीकार कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, वो उन्हीं के राज्यों, उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा, जिसे हम लोग राजस्थान कहते हैं, जिसे हम लोग राजस्थान कहते हैं आज की डेट में। और या फिर इसका और नेम बोलते हैं राजपूतों का निवास स्थान। राजपूतों का निवास स्थान। ओके, किसी किसी राइटर ने राजकुमारों का निवास स्थान लिखा है, लेकिन उचित है कि राजपूतों का निवास स्थान राजस्थान। ओके, अब राजस्थान में तत्कालिक रूप से बहुत से राज्य मर्ज हुए थे। कुछ स्वतंत्र थे, कुछ अर्ध स्वतंत्र थे, कुछ किसी के डोमिनेशन में थे, लेकिन मुख्य तौर से 3 राज्यों के बारे में हम लोग देखेंगे। कौन कौन से? मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। इन तीनों के बारे में देखेंगे और मुख्यतः हम लोग मेवाड़ पर कंसंट्रेट करेंगे। ओके, तो मेवाड़ सबसे पहले देखते हैं। मेवाड़ बस एक सीरियल वाइज हम लोग देखते चलेंगे क्या क्या है, ना कहीं ज़्यादा स्टॉपेज लेंगे ना कुछ, बस एक लाइन वार से सब कुछ देखते जाएंगे क्या क्या हुआ था। तो मेवाड़ में प्राचीन काल पर मैंने गलत लिख दिया है, गोहिलौत वंश का शासन था। ठीक है, गोहिलौत का शासन था। अब यहाँ पे राजपूतों ने एक का जो डोमिनेशन पावर थी, यहाँ पर राजस्थानों में, मेवाड़ में कभी भी तुर्की इतना प्रसार अपना नहीं कर पाए, इतना अटैक नहीं कर पाए। इनकी राजधानी थी नागदा, लेकिन नागदा थी, इल्तुतमिश ने इसको खत्म तोड़ दिया था। तो हमने इल्तुतमिश के टाइम पढ़ा था, नागदा पर अटैक करके इसको पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। तो फिर इसकी राजधानी बदल दी गई, इसकी राजधानी हो गई चित्तौड़।
ठीक है, इसकी राजधानी हो गई चित्तौड़। अब देखिए राजाओं के नाम इंपॉर्टेंट नहीं, जिस जिस राजा का नाम इंपॉर्टेंट आएगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब देखिए 303 का टाइम पीरियड है, राजधानी है चित्तौड़, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। राजा कौन है इस समय? राजा रतन सिंह, पद्मावती मूवी वाला राजा रतन सिंह। ठीक है, ओके। तो राजा रतन सिंह ने जो अटैक किया, राजा रतन सिंह पराजित होते हैं और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य का अधीन हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी खिज्र खां को वहाँ नियुक्त करते चित्तौड़ में और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देते। तब हम लोग पढ़ चुके हैं खिजराबाद रख देते। लेकिन स्थिति ये है कि चित्तौड़ में तो खिलजियों का प्रभुत्व पर्याप्त हो चुका है, लेकिन मेवाड़ में पूरी तरह से अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया। यही कारण है कि धीरे धीरे चित्तौड़ भी उनके हाथ से राजनीतिक अस्थिरता का हाथ से निकलता है। हाथ से निकलता स्थिति ये आ जाती है कि जब खिलजियों का अंत हो जाता है, अंत पास आने वाला था 1380 के आसपास, तो चित्तौड़ में पकड़ पूरी तरह से कमजोर हो जाती है और इसी का फायदा उठा के हम्मीर सत्ता पे काबिज हो जाता है, सत्ता पर काबिज हो जाता है और एक नए वंश सिसोदिया वंश की शुरुआत करता है। कुल मिलाकर शायद ये राठौर होते हैं। ठीक है, शायद राठौर होते हैं, तो चौहानों को हटा के राठौर बनते हैं और ये सिसोदिया वंश की इन्होंने शुरुआत की। सिसोदिया वंश यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, और देखिए 1380 ये सत्ता में बैठता है 1380 में। अब इसने फिर से काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है, लगभग टाइम पीरियड है 46 ईयर तक, लगभग ये चला 1364 तक। ठीक, हमीर ने चित्तौड़ की वही गौरवपूर्ण स्थिति को पुनः रिनोवेट कर दिया, पूरा रिन्यूअल कर दिया, वही स्थिति में चित्तौड़ को वापस ले आया। एक गौरवशाली इतिहास जो चित्तौड़ का बना हुआ था उसको वापस ले आया। 1364 के पास इसकी मृत्यु हो जाती है, उसका फिर इसका बेटा बैठता है क्षेत्र सिंह। इसने भी अपनी स्थिति को बरकरार रखा। इसके बाद 1382 में इसका एक और इसका नया राजा आता है लाखा, जिसके टाइम पे पूछा जाता है चांदी और शीशे की खानें खोजी गई थी राजस्थान में। चांदी और शीशे की खानें खोजी गई थी। ठीक है, खानें खोजी गई थी, ओके, खोजी गई थी। ठीक, ओके। इसके बाद 1386, 64, 86 ना 82 है ये, 82। ठीक है, 82 के बाद से क्षेत्र सिंह हो गया, लाखा हो गया। अब 1421 तक है। 1421 तक एक आता है मोकल। ठीक है, मोकल आता है। ये भी इसने भी वही है, सब राजपूतों की तरह ये भी अच्छे उसमें गिरा के अपने चित्तौड़ की स्थिति को कभी भी कमज़ोर नहीं होने दिया। और मोकल को टाइम पे ये कहा जाता है कि एक मूर्तिकार थे मन्ना। 3 मूर्तिकार का नाम बहुत चर्चा में आता है, मन्ना, फन्ना और विशाल। ये काफ़ी इसके टाइम पे चर्चा में रहे। ठीक है, ठीक, इतना ही पर्याप्त है, ज़्यादा इतिहास में इसके क्या करना जाकर। अब इसके बाद था 14, जस्ट ए मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है फिर से। एक सिसोदिया वन 1364 से 82 तक ये चला, 82 से 21 तक ये चला, 21 से 33 तक ये चला। देखिए अब सीरियल आया, ओके। अब देखिए, क्योंकि 33 मैंने कैसे समझ लिया कि गलती हुई है। गलती ये हुई क्योंकि इसके बाद जो राजा आ रहा है राणा कुंभा, ये इम्पोर्टेंट है, उसका मुझे टाइम पीरियड याद है 1433 से 1468। ठीक है, 35 सालों का लगभग शासन रहा राणा कुंभा। ठीक, मोकल का ये पुत्र था राणा कुंभा। सभी को याद होगा विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया था। अब देखिए मोकल की पहले देखिए मरता कैसे। मोकल को चित्तौड़ के ही मेवाड़ के ही कुछ सरदारों ने मिलकर मार दिया होता है और जो मेन सरदार ने इसकी हत्या की होती है वो होते महपा पनवार, ऐसे कुछ नाम होता है, महपा पनहार या महपा पनवार ऐसे कुछ नाम होता है। मोकल की हत्या की जाती है। देखिए करण अर्जुन मूवी है,
अभी राणा कुंभा बदला लेगा। तो राणा कुंभा सत्ता में आता है 1433 में, और जैसा कि इतिहास सभी परिचित हैं, काफ़ी वीर, अपने आप में काफ़ी बहादुर वीरतापूर्वक एक राज शासक होते हैं। इन्होंने मेवाड़ की सत्ता को पुनः रिनोवेट करने के साथ साथ आंतरिक स्थिति को बहुत सुधार कर लिया था, और साथ ही साथ मेवाड़ की स्थिति को आंतरिक साथ अब वाह्य राज्यों को जीतना शुरू किया, जिसमें बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, ओके, सारंगपुर, इस तरह के कई राज्य थे जिन्होंने मेवाड़ के अधीन इनको कर लिया, मेवाड़ के अधीन कर लिया। नाम याद रखिएगा, सारंगपुर अभी फिर से आएगा, ओके। सारंगपुर को सबको अपने अधीन कर लिया। अब देखिए इनकी राणा कुंभा में किस टाइम पे मेवाड़ की स्थिति काफ़ी बढ़ रही है, मेवाड़ की शक्ति काफ़ी बढ़ रही है। इससे क्या एक कहा जाए दूसरा राजा आस-पास है, वो ईर्ष्या कर रहा है, जिसका नाम है महमूद खिलजी, मालवा का शासक महमूद खिलजी ईर्ष्या कर रहा है। अब ये इसकी शक्ति को कम करना चाहता है, इसीलिए इसने इसकी यहाँ से राणा कुंभा के युद्ध करने का बहाना ढूंढ रहा है, और युद्ध करने का बहाना ये खुद ही ढूंढ लेता है। जो मोगल के जो विद्रोही, इस टाइम के जो विद्रोही सरदार थे, उसको महमूद खिलजी शरण दे देता है, जिसमें महपा पनवार भी होता है। राणा कुंभा की बात पता चलती है, राणा कुंभा महमूद खिलजी से कहता है कि वो महपा पनवार को मुझे दे दो, ये हाथ मुझे दे दो, ये महपा पनवार मुझे दे दो। तो महमूद खिलजी मना कर देता है। स्थिति आती है युद्ध की। तो 1437 के आसपास, 37 के आसपास सारंगपुर में यहीं पर दोनों के बीच में युद्ध होता है। महमूद हार जाता है, और महमूद को राणा कुंभा क्या कहते हैं, वो बंदी बना लिया, अपने प्रिजनर बना लिया, और लेकिन 6 महीने बाद उसको छोड़ देते हैं। उदारतापूर्वक नीति करें, महमूद खिलजी को छोड़ देते हैं। अब इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने एक स्तंभ बनवाया था, जिसके हम लोग विजय स्तंभ कहते हैं, या फिर कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। अब देखिए, अब ये स्तंभ का मतलब ये नहीं कि खंबा लेके खड़ा कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो विजय स्तंभ मतलब उन्होंने, राजा ने एक स्तंभ टाइप का बनवाया है, जिसमें अपने विजयों के बारे में उल्लेख किया गया, एक अभिलेख उसमें दर्ज करवाया, उसमें अपना बिल्कुल अपने प्रिंटेड फॉर्म में सब कुछ लिखवाया है विजयों के बारे में। तो जो लिखा था, इस पर जो लिखा गया है, वो किसने लिखा है? जो इसके कहा जाए शिल्पकार हैं, वो कौन है? अत्रि व महेश इसके शिल्पकार हैं। और इन्होंने इसमें इतने सारे अभिलेख लिखे हैं, इतनी सारी बातें लिखी हैं, जैसे इसे हिंदू देवशास्त्र का कोश भी कहा जाता है। हिंदू देवशास्त्र का कोश भी कहा जाता है। ओके, देखिए अब समझ में आएगी। विजय स्तंभ का इतिहास पढ़ा जाए, पेट क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा। राणा कुंभा का वास्तविक नाम राणा कुंभकर्ण है, ठीक। राणा कुंभा का वास्तविक नाम राणा कुंभकर्ण है, नाम याद रखिएगा, ओरिजिनल नाम राणा कुंभकर्ण है। अब इसके बाद क्या होता है, और आगे बढ़ते हैं। राणा कुंभा के टाइम पीरियड में ये, अब देखो थोड़ा सा साहित्यिक चर्चा कर लेते हैं। जो गीत गोविंद लिखी जयसिंह ने, उसका टीका लिखा है राणा कुंभा ने खुद लिखा है रसिका प्रिया के नाम से। रसिका प्रिया के नाम से गीत गोविंद, जयदेव की है, गीत गोविंद की टीका है, गीत गोविंद का टीका, ठीक है। टीका मतलब उसको साधारण भाषा में, सरल भाषा में लिखा है। संगीत शास्त्र पे इन्होंने संगीत राज, संगीत रत्नाकर, है ना, संगीत शास्त्र लिखा है, संगीत रत्नाकर लिखा है, ऐसे कुछ 3-4 ग्रंथ लिखे रखे हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके बारे में। और क्या आता है, तो राणा कुंभा के बारे में इतना हम लोगों ने देखा 1468 में, ठीक है। राणा कुंभा के बाद राणा कुंभा को 1608 में इसके पुत्र उदा, राणा कुंभा के पुत्र होता उदा, उसको 1468 में उसकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है, और 73 तक गद्दी पर बैठा रहता है। इसके बाद इसका पुत्र आता है
अनुज रायमल, अनुज इसका छोटा भाई होता है, क्योंकि उदा को जनता अमीर हटा देते हैं, अमीर विद्रोह करके उसको हटा देते हैं, उसका अनुज होता है, छोटा भाई होता है रायमल। किसी राइटर ने लिख रहा है अनुज रायमल ही बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसका छोटा भाई होता है इसीलिए इसे अनुज कहा जा गया। तो अनुज रायमल बैठता है और लगभग काफ़ी टाइम पीरियड बैठा रहता है, 1508 तक ये सत्ता में बैठा रहता है। लेकिन अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आएगा, और कोई और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आएगा, वो हो गए राणा सांगा। सभी को परिचित है राणा सांगा से, तो सभी लोगों ने नाम सुना। मैंने कहा था जो इंपॉर्टेंट राजा आएंगे उनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। राणा सांगा के बारे में देखिए हम लोगों ने स्पष्ट चर्चा की, विजय किया, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, सारंगपुर ये सब नगर उन्होंने विजय किया था। मालवा की विजय महमूद खिलजी पे विजय स्तंभ के बारे में हम लोगों ने देखा। रस का प्रिया, गीत गोविंद का टीका इन्होंने लिखा। फिर संगीत शास्त्र में संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, संगीत राज, इस तरह के उन्होंने 2-3 ग्रंथ भी लिखे थे। उदा ने, इनका पुत्र था उदा, उसने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद अनुज रायमल 1508 से 73 से 1508 तक सत्ता में बैठा रहा। ठीक है, सामरिक तौर पर टिप पर्याप्त थी, इसने इससे ज़्यादा और कुछ पूछा नहीं था। गोइलोद वंश से स्टार्ट हुई थी और यहाँ से हम लोग देख लिया। अब इसके बाद अनुज रायमल के बाद राणा सांगा के बाद सभी को पता है, राणा सांगा के बाद ही बाबर ने मेवाड़ पे कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या पूरी तरह कब्जा हो पाया था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट लाइन देखने को कोशिश करते हैं। क्या जब बाबर और राणा सांगा की लड़ाई होती है जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं, क्या बाबर उस दौरान मेवाड़ पे पूरी तरह कब्जा कर लिया था? चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। होता ये लास्ट स्लाइड होगी जिसमें हम लोग राजपुताना के जो पूरा 3 हम लोग राज्य लेके चल रहे हैं, मेवाड़, मारवाड़, अमेर, उसको कवर करते हुए आज का क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो मेवाड़ में अनुज रायमल के बाद जो 1508 में नए शासक आते हैं, 1508 में नए शासक हैं, उनका नाम है राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा मूल नाम है, अभी राणा कुंभा आए थे, अब ये है राणा सांगा। तो ये राणा सांगा पूरा नाम है राणा संग्राम सिंह, राणा संग्राम सिंह इनका मूल नाम है। ठीक है, जैसा कि आप लोग परिचित होंगे, एक बहुत ही अत्यधिक वीर और असाधारण सैनिक क्षमता के धनी व्यक्ति थे राणा सांगा। तो इनके टाइम पर जो मेवाड़ था वो अपनी वैभव के पराकाष्ठा पे पहुंच चुका था, काफी पावरफुल और शक्तिशाली राज्यों में गिनती होती थी। ये इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक सैनिक का टुकड़ा मात्र थे, ये एक योद्धा का टुकड़ा मात्र थे, क्योंकि इनके शरीर पर लगभग ये पॉइंट सुन लीजिए आप, क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये योद्धा का एक हिस्सा या एक टुकड़ा मात्र थे, क्योंकि इनके शरीर पर तलवार और भालों के लगभग 80 मार्क्स थे, लगभग 80 चिन्ह थे। ठीक, इतनी बड़ी इनकी सैनिक क्षमता, ये का योद्धा की योग्यता थी। इनके शरीर पर लगभग 80 चिन्ह थे तलवार और भालों के। ऐसा कहा जाता है इन्होंने युद्ध करते करते, अपनी सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करते करते, दुश्मनों के दांत खट्टे करते करते अपनी एक आंख, एक भुजा और एक पैर गंवा दिया था, लेकिन फिर भी इनकी सैनिक क्षमता असाधारण थी। ठीक है, 2 बातें कही जाती है, एक तो ये एक योद्धा का हिस्सा मात्र थे क्योंकि इनके शरीर पर लगभग 80 मार्क्स थे, और दूसरी बात कही जाती है कि इन्होंने युद्ध करते करते अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था। इस प्रकार की विलक्षण असाधारण सैनिक क्षमता के धनी थे राणा सांगा। ओके, इनके टाइम पे मेवाड़, जिसका आधुनिक नाम उदयपुर है, मेवाड़ का आधुनिक नाम उदयपुर है, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का आधुनिक नाम उदयपुर, मारवाड़ का नाम है जोधपुर और आमेर का नाम है जयपुर। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, आधुनिक नाम। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेवाड़ का नाम उदयपुर, मारवाड़ का जोधपुर और आमेर का जयपुर। तो मेवाड़ पराकाष्ठा पहुंच चुका था। 1518 के आसपास बैटल ऑफ खटोली होता है, जो मैंने इब्राहिम लोदी के टाइम पे आपको पढ़ा चुका था, वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। 1526 में 1527 में खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं। ठीक है, और 1528 में इन्हीं के सरदारों द्वारा इनको जहर देकर इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, इसके बाद
इसके बाद भी, जब इस युद्ध के बाद भी जब ये खारवाड़ सागा हार जाते थे तो भी बाबर मेवाड़ पर पूरी तरह अधिकार नहीं कर पाता है, मेवाड़ पे पूरी तरह अधिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि बाबर भी जानता था कि राजपूतों में इतनी भी नहीं कि एक राजा चला गया तो इनको हम हरा लेंगे। बाबर जीवन भर पर्यंत करता रहता है लेकिन पूरी तरह मेवाड़ अधीनता स्वीकार नहीं करता है। बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, तब भी नहीं, लेकिन जहांगीर के टाइम देखिए कि बहुत लंबा टाइम पीरियड चला और जहांगीर के टाइम मेवाड़ ने मुगलों का प्रभुत्व स्वीकार किया। ठीक, अब आप सोच सकते हैं कि मेवाड़ में कितने शक्तिशाली और बहादुर लोगों की गिनती की गई। ओके, तो यहां से राजपूताना में मेवाड़ का चैप्टर क्लोज होता है। जहांगीर के टाइम आई थिंक लगभग जहांगीर के टाइम, हाँ जहांगीर के टाइम ही लगभग ये मेवाड़ उसमें मर्ज हो जाता है मुगलों के शासन में। ठीक है, अकबर भी इसको मर्ज नहीं कर पाता है। ठीक, इसके बाद मेवाड़, उदयपुर। अब इसके बाद थोड़ा सा मारवाड़, देखिए समरी के तौर पे मारवाड़ को देख लेते हैं, समरी के तौर पे मारवाड़ देख लेते हैं। ठीक, मारवाड़ मतलब आधुनिक जोधपुर। मारवाड़ पे जो राठौरों का शासन होता था, जैसे ठीक है, राठौर जो अपने आप को राष्ट्रकूट वंश का वंशा बताते, राष्ट्रकूटों का वंशा बताते थे। तो इसमें राठौरों का शासन था जिसका शासक था शीहा, जिसकी 1384 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जहाँ से पॉइंट पकड़ में आता है वहीं से हम लोगों ने पकड़ लिया, 1384 में इसकी मृत्यु हो जाती है। शीहा के बाद जो शासक बनता है वो होता है रावचूड़ा। रावचूड़ा लगभग 1427 तक शासक रहता है, कुछ खास नहीं रहा टाइम पीरियड। इसके बाद होता है रनमल। रनमल का टाइम पीरियड रहा 1438 तक, इसका भी कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद जोधा, जोधा बाई नहीं जोधा है, और ये 1438 टू 89 तक टाइम पीरियड रहा। और जोधा के टाइम पे ये कहा जाए मारवाड़ अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच चुका था, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली हो चुका था। राज इतना शक्तिशाली हो गया था कि राणा कुंभा को मेवाड़ भी कम शक्तिशाली नहीं था। राणा कुंभा को और ये जोधा के मारवाड़ के बीच में संधि करनी पड़ी। दोनों ने अपने अपने राज्यों की सीमा निर्धारित कर दी कि दोनों आपस में युद्ध ना हो जाए, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित कर दी। जबकि राणा कुंभा हर राज्य को जीतते जा रहे थे, लेकिन वो मारवाड़ को नहीं जीत पाए, क्योंकि जोधा के टाइम पर यहाँ पर शक्तिशाली काफ़ी राज हो चुका था। ओके, अब जोधा ने ही जोधपुर नाम का एक नगर की स्थापना की थी, जोधपुर नाम के नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद जो आता है, उसके बाद राजा आता है 1489 में, 1890 के आसपास का टाइम पीरियड है। बीका, BIKA, बीका ने कुछ खास नहीं रहा, बीकानेर नगर की स्थापना की थी, जो आज भी राजस्थान में है। ठीक है, बस यही दो पॉइंट थे, बीकानेर की राजा, बीकानेर और जोधपुर। इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है वहाँ पर बीकानेर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, मारवाड़ का सिर्फ इतना ही इतिहास है। बाद में इसको किसने मर्ज किया, याद नहीं आ रहा मुझे, इसको किसने मर्ज किया था। ओके, चलिए देखिए, बाद में देख लेंगे। अब आगे देखते हैं आमेर। कुछ खास नहीं रहता, इसलिए मैं जल्दी निपटा रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म पता चल जाए। इससे कभी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता, बस ये एक आपके दिमाग में सेट रहे कि इसमें क्या हो रहा था, कैसा था। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब इसको आप रिप्लाई कर सकते हैं। आज का आपने देखा भी होगा, मैंने शुरुआत से ही थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ पर जैसे जैनुल आबदीन के बारे में पूछा जाता है, सिकंदर के बारे में पूछा जाता है, उसको मैंने काफ़ी डिस्कवली बता दिया। विजय स्तंभ के बारे में पूछा जाता है, राणा सांगा के बारे में क्वेश्चन जो थे सब बता दिए। अब बस समरी तौर पर देखते हैं। तो आमेर, देखिए जैसे ये राठौर थे, ये अपने आप को राष्ट्रकूटों वंश का शासक कहते थे, तो यहाँ भी कहा जाए राजपूताना कछवाहा के राजपूतों का शासन था। ठीक, कछवाहा वंश के राजपूतों का शासन था, जो अपने आप को अयोध्या के श्री रामचंद्र का वंशज मानते थे।
ठीक है। कछवाहा, ये कछवाहा राजपूतों का शासन था यहाँ पर आमेर में, कछवाहा राजपूतों का शासन था। अब कहा जाता है राजपूतों का शासन था, ये अपने आप को अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र के वंशज मानते थे। अब ठीक है, अब इनका कुछ खास इतिहास नहीं रहा। ऐसा माना गया है कि शुरुआत में स्टार्टिंग पोर्शन पर ये मेवाड़ के अंडर में थे, मेवाड़ के कंट्रोल में थे, मेवाड़ ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। लेकिन 1561 के आसपास अकबर के टाइम इन्होंने मुगलों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था। जब इसके राजा थे राजा भारमल थे, तो इन्होंने अपने मुगलों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था। ओके, दैट्स इट। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने राजपूताना में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बारे में देखा, जिसमें बेसिकली बेस्ड था ये मेवाड़ पर, और उस साइड हम लोगों ने कश्मीर के इतिहास पे देखा। समरी के तौर पे थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करते हुए, थोड़ा सा आज मैंने गाड़ी थोड़े से अच्छे गियर पे चलाई थी तो स्पीड मेंटेन किया। 1 घंटे से लगभग कम का वीडियो भी हुआ होगा आई थिंक, तो ठीक है, इतना पर्याप्त होता है, इतनी स्पीड चलनी चाहिए। जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे उसको आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं अपनी राय अवश्य दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई निगेटिव पॉइंट्स हो, कोई आलोचना हो तो वो भी बता सकते हैं। सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग कुछ और राजवंशों के बारे में चर्चाएँ स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।